हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रमोद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडी आईजीएस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूकेएसएससी ने अपना पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर दिया है, जहां पर नए नए विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। और वैसे यूकेपीएससी का आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं नए विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए 3 किताबों का मिक्सचर जो बीएस नेगी, परीक्षा वाणी और अजय सिंह राउत की किताब से जो इम्पोर्टेंट्स उनके जो नोट हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। इससे बाहर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसमें से सारे इंपॉर्टेंट्स शॉर्ट नोट्स, हैंड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देने से कुछ भी नहीं होगा, बस मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरा एक मनोबल। तो शुरू करते हैं। पवार वंश को 2-3 भागों में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग वीडियो नहीं बनानी है। एक कहानी की तरफ से समझें पवार वंश को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझाएगा और मेरी शॉर्ट हैंड्स में गलतियां हो सकती है, इसे नज़रअंदाज करते हुए जो मैं बोलूँगा उन शब्दों को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पवार वंश। बहुत समय पहले गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक युद्ध हो रहा था। तभी वशिष्ठ ने राजस्थान के आउपर से एक हवन के माध्यम से एक युवक को उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने परमार नाम दिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट, परमार नाम कहाँ से आया। वहीं से इस परमार वंश की शुरुआत होती है। इस मध्यकाल में यह वंश गुजरात में शासन चल रहा है। गुजरात में इस वंश को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। उन्हीं शासकों में से एक शासक कनकपाल बच के चांदपुर गढ़ी चमोली में प्रवेश करता है और एक नए वंश पवार वंश की स्थापना करता है। उस समय कत्यूरी राजवंश भानु प्रताप की पुत्री के साथ कनकपाल की शादी हुई और कहा जाता है कि चांदपुरी गढ़ी दहेज के रूप में कनकपाल को मिलता है। कनकपाल के बाद 26 तक के राजा गढ़पति राजा कहलाते। गढ़पति अदार्थ एक गढ़ पर शासन। इसके बाद 37वें नंबर के राजा थे अजयपाल। उस समय के गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे, जिन्हें ये सभी 52 गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल गढ़पाल कहलाया था। और कहा जाता है कि 1515 में अजयपाल द्वारा 52 गढ़ जीत जाने के बाद गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो गढ़वाल के शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई फ्रेंड्स, आपको पता होगा, पता चल गया होगा। आगे पढ़ते हैं। कनकपाल उज्जैन की धार नगरी से सन 888 में चांदपुरगढ़ आया था और चांदपुरगढ़ी पवार वंश की राजधानी थी। चांदपुरी गढ़ी के अंतर्गत कौनपुरगढ़ से कनकपाल शासन चलाता था। सोनपाल पवार वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। 14वें राजा सोनपाल। कुछ लेखक सोनपाल को भी पवार वंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सोनपाल के समय पवार वंश के 2 भागों में विभाजित हो गया। एक शासन चांदपुरी गढ़ी में चल रहा था, लेकिन सोनपाल ने एक राजधानी बिलहंग घाटी में स्थापित कर दी, अर्थात अपने राज्य की स्थापना बिलहंग घाटी में कर दी। सोनपाल के वंशजों ने भी बिलहंग घाटी में ही राज किया था, इसलिए इन्हें सोनवंशी भी कहा जाता है। बिलहंग घाटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ खस राजाओं का शासन चलता था और सोनपाल यहाँ के सभी राजाओं में यहाँ खदेड़ देता है और अपने शासन की स्थापना कर देता है। क्योंकि सोन घाटी में राज करता है, इसलिए भी कुछ लोग इसे मानते हैं कि इसने ही पवार वंश की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पवार वंश की जैसे आयोग जो हम जिसे मानता है उसी की हम फैक्ट समझेंगे और उसी को ही हम ज़्यादा अहमियत देंगे। तो पवार वंश की स्थापना हमेशा कनकपाल को ही माना जाता है आयोग द्वारा, तो उसी को ही समझे। आगे चलकर अजयपाल कुछ ऐसा करता है, लगातार 52 गढ़ों को जीतता है, इसीलिए सोनपाल को अजयपाल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। लखनदेव स्वतंत्र शासक, पहला स्वतंत्र शासक था। अभी तक यह पवार वंश का पहला राजा था जिसने अपने नाम की ताम्र मुद्राएं छापी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आयोग की, ऐसा पवार वंश का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने स्वयं के नाम की ताम्र छापी, तो वो थे आपके लखनदेव, जो कि स्वतंत्र शासक था। अनंतपाल के धारशिला अभिलेख से ही यह ज्ञात हुआ कि पवार वंश की राजधानी बिलहंग घाटी थी। अनंतपाल एक शासक थे पवार वंश के। इनकी धारशिल अभिलेख से ही यह ज्ञात हुआ था कि पवार वंश की राजधानी बिलहंग घाटी हुआ करती थी। तो किस अभिलेख से पता चलता है? धारशिल अभिलेख से। सर्वप्रथम ताम्रमुद्रा किसकी मिली है? लखनदेव की। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं अजयपाल। अजयपाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है पवार वंश के लिए, तो ध्यान रखिएगा।
जगतपाल 34वां राजा, जो कि अजयपाल से पहला जो एक अच्छा राजा कह सकते हैं हम, 34वां राजा था जगतपाल। ऐसा प्रथम शासक जिसका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से मिलता है। इसी में उन्होंने लिख किया था कि परवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल थे, और इसी ताम्रपत्र में जगतपाल ने स्वयं को रजवार कहा है। तो कनकपाल ही पवार वंश के संस्थापक थे। यह किस अभिलेख से मिलता है? तो ये रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से मिलता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अजयपाल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि अजयपाल जो थे ये पवार वंश के 37वां राजा थे। अजयपाल अनंतपाल द्वितीय का पुत्र था। अजयपाल एक धार्मिक न्यायप्रिय शासक था। कई युद्धों के जीत जाने के बाद, कई सारे नरसंहार के बाद अजयपाल का भी भारतीय शासक अशोक की तरह हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक दयालु राजा बन गया। इसलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा गया है। अशोक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और एक युद्ध में इसने बहुत तहस नहस कर दी, जिसमें फिर दया के प्रति इसने अपने आप को समझा और ये दयालु बन गया, और इसी लिए गढ़वाल का अशोक कहा गया है। आगे फैक्ट समझते हैं। 1491 अजयपाल का प्रथम युद्ध कीर्तिचंद से हुआ। कीर्तिचंद चंद्रवंश से संबंधित हैं और ये थोड़ा सा समेटा हुआ है, पीछे कुछ हैंड राइटिंग डार्क हो सके इसलिए कुछ दिखाने के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। 1492 में फिर से अजयपाल कीर्तिचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अजयपाल जीत गया और जीतने के उपरांत निरंतर आगे के युद्ध में जीते गया और 52 गढ़ जीत लिए। अजयपाल को गढ़पति भी कहा जाने लगा। इनके गुरु जो थे वो थे सत्यनाथ। इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। कवि भरत इनके राजकवि थे और इन्हें अजयपाल को युधिष्ठिर कहा है। गढ़वाल का अशोक, महात्मा, एक छत्र सम्राट, नेपोलियन, आदिनाथ, इन नामों से इनको जाना जाता है। आदिनाथ एक सावरी ग्रंथ है, इसमें इन्हें आदिनाथ कहा गया है, हल्का सा दिख रहा होगा आपको। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति जात पात को खत्म करने के लिए अजयपाल द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा। सारे ये 3 किताब का मिक्सचर ये नोट्स हैं, तो अब सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। छोटे छोटे हैंड राइटिंग से मत समझिएगा कि चीज़ें छोटी है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक नंबर आराम से एक लाइन दिला सकती है। अजयपाल जो था सिकंदर लोदी का समकालीन था। 1512 में अजयपाल किसी कारणवश अपनी राजधानी को प्रांतपुरी गढ़ी से देवलगढ़ ले आया। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि कब लाए, 1512, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ से लाया है? चांदपुरी गढ़ी से देवलगढ़ लाया है। 1517 में पुनः अजयपाल देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थापित की और श्रीनगर में एक उत्सव रखा गया, जिसमें 52 गढ़ों के राजाओं को सर झुकाकर अजयपाल की स्वाधीनता स्वीकार करनी थी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, करनी चाहिए। लेकिन उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान ने स्वाधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वास्तव में कप्पू चौहान एक महान योद्धा था। उसने अजयपाल और उसके सेना का एक बार वापस भेजने में सफलता पाई थी, लेकिन दूसरी बार अजयपाल ने कप्पू चौहान हार गया और कप्पू चौहान की मृत्यु हो गई। लेकिन कप्पू चौहान की वीरता को देखकर अजयपाल ने कहा, वीर तुम जीते और हम हारे। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर तुम जीते और हम हारे किस शासक ने किसके लिए कहे? ऐसा भी आ सकता है किस शासक द्वारा कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, बहुत चीज़ें पूछ सकता है इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो याद रखना, अजयपाल ने कप्पू चौहान के लिए ऐसा कहा कि वीर तुम जीते और हम हारे। इस युद्ध के बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोरखनाथ पंथ को अपनाया। ऊपर पढ़ा कि हमने अशोक किस लिए कहा था इसको। गोरखनाथ पंथ किस शासक द्वारा अपनाया गया? तो इंपॉर्टेंट है, अजयपाल द्वारा। केंद्रीय सेना का निर्माण अजयपाल द्वारा किया गया। सेना को वेतन की जगह यथेष्ट भूमि प्रदान की जाती थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वेतन की जगह यथेष्ट भूमि किस शासक को दी जाती थी? तो अजयपाल द्वारा। अजयपाल को आदिनाथ व महात्मा भी कहा जाता है और गढ़वाल का एक छत्र सम्राट कहलाता है। मापन की धूलिपाथा धर्मपाथा की व्यवस्था अजयपाल द्वारा की गई। मैं पशुओं में शेर की तरह व पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, कप्पू चौहान का स्टेटमेंट है। कहा कि पूछा सकता है कि किसने कहा है? तो कप्पू चौहान ने। इसने केंद्रीय सेना का निर्माण किया। केंद्रीय सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अजयपाल द्वारा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शासक थे विजयपाल। तो विजयपाल ऐसा पहला शासक, एक ही फैक्ट है याद रखना, विजयपाल का नाम जैसे कि विजय है, लेकिन यह तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। लेकिन विजयपाल नाम होते हुए भी नहीं जीत पाया, उनसे तो याद रखिएगा। याद रखना यह है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन? तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक विजयपाल। सहजपाल अकबर का समकालीन। इस समय जो था अकबर ने गंगा के स्रोत को पता नहीं अवनिश्चित को भेजा था, लेकिन इसने उनको यहाँ पर नहीं करनी थी स्रोत का पता और उन्हें वापस भेज दिया। इसलिए से सहजपाल को राजनीतिक चतुर प्रजा के सुख देने वाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
बलभद्र शाह बहुत इंपॉर्टेंट शासक, 43वां राजा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि लोधी द्वारा दी गई। अब देखो कुछ चीज़ें अलग अलग हैं अपने भारतीय इतिहास में, यहाँ की डेट वहाँ से मैच नहीं करेगी, लेकिन आपको वही मानना है जो आयोग मानता है, जिसे हमें 1 नंबर प्राप्त करना है, वही सही मानना है। तो आयोग बलभद्र शाह को मानता है कि इसकी उपाधि जो दी गई लोधी द्वारा दी गई। बलभद्र शाह के बाद जितने भी पवार वंश के सम्राट हुए सभी ने अपने नाम के पीछे शाह लगाया। बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में राम शाह के नाम से भी किया गया। राम शाह अकबरनामा में पूछा जा सकता है कि अकबरनामा में बलभद्र शाह के नाम से गया, तो राम शाह के नाम से याद रखिएगा। राम शाह द्वारा अकबर की सहायता उसके विद्रोह को पकड़ने में की गई। एक बिल्कुल कहानी की फैक्ट की तरह समझें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, 3 किताबों का मिक्सचर है, और वही आप एक बार फिर इनको अपने MCQ में लगा कर देखना कि आप कोई भी ऐसा फैक्ट छूटता है, ऐसा क्वेश्चन छूटता है जिसे आप नहीं कर पाते हो, कृपया उससे बताइएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे अगर आप ठीक से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रजन के बीच ग्वालियर नामक युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्वालियर युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो बलभद्र शाह और रुद्रजन के बीच में, जिसमें बलभद्र शाह जीत गया और स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि दी। बहादुर शाह की उपाधि देने वाला शासक कौन था? बलभद्र शाह। किस युद्ध के बाद दिया? ग्वालियर युद्ध। ग्वालियर युद्ध किसके साथ हुआ? रुद्रचंद्र के साथ। कब हुआ? 1581 में। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद करने के लिए। बलभद्र शाह को उसके बल के कारण भीमसेन भी कहता है। उसके बल, वैसे याद रखिए, बल मतलब भीम के पास ही बल हुआ। अगले शासक मानसा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक मानसा। तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन? मानसा। और पहली बार आक्रमण किसने किया था? विजयपाल ने। जीतू बगड़वाल मानसा के समकालीन थे। एक प्रेम कथा आपने सुनी होगी, हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट याद करने हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। जीतू बगड़वाल मानसा के समकालीन थे। दरबारी कवि इनके जो थे भरत, और भरत ने लिखा था मानवदेव काव्य 7 खंडों में, जो कि संस्कृत भाषा है। तीनों चीज़ें पूछ सकता है कि कवि भरत किस शासनकाल में थे? मानसा के शासनकाल में। इन्होंने कौन सी कवि लिखी? मानवदेव का। इनकी रचना कौन सी? मानवदेव काव्य। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कितने खंडों में? 7 खंडों में। तो ये याद करने की चीज़ें हैं, तो याद करिए। अजयपाल के बाद सबसे प्रतापी राजा मानसा को ही बताया गया है। अजयपाल के बाद अभी तक जितने भी राजा हैं, सबसे प्रतापी राजा इन्हीं को बताया गया है। लक्ष्मीचंद अगले शासक थे। इससे पहले एक फैक्ट और गया, कालू सिंह भंडारी को मानसा के स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। अगले लक्ष्मीचंद मानसा के शासनकाल में लगातार 7 बार आक्रमण किया था और 7 बार लक्ष्मीचंद से हार गया, मानसा से हार गया था। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच इसी के काल में आया था। यात्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि लगातार लक्ष्मीचंद जो कि चंद्रवंश के शासक थे, 7 बार लगातार किसके शासन में आक्रमण किया? तो वही मानसा, और 7 बार क्या हो गए थे? हार गए थे। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच इसी के शासनकाल में आए थे, तो हो सकता है कि विलियम फिंच के थे, तो आप बता देंगे कि मानसा। राजकवि भरत जहांगीर के शासन में आता था और बाद में वह मानसा के शासन में आ गया था, और उसने पवार वंश के लिए मानवदेव काव्य की रचना की। आपने पढ़ चुके हैं, तो ये भी फैक्ट याद करना कि मानसा पहले कहाँ के राजकवि थे? जहांगीर के राजकवि थे, यानी कि मुगल वंश के, मुगल शासन के। मानसा को दानवीर कर्ण और बलि के समान भी माना गया। मानसा के दानवीर कर्ण भी कहता है और बलि के समान माना गया है। अगले हैं श्याम शाह। मुगलों से भेंट करने वाला पहला शासक कौन? श्याम शाह। जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार दिए थे इसको, किसको? श्याम शाह को। अब क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हो मानसा भी जहांगीर के समकालीन है, श्याम शाह भी, देखो उनका पीरियड लंबा चलता था, ये 10-15 साल तक रहते हैं, जबकि वो जो मुगल वंश के शासक थे वो कम 50 साल 55 साल ऐसे था। इसलिए इनमें 2-3 राजा इनकी अपने पवार वंश के आ जाते हैं इन 50-60 सालों में, तो ये कन्फ्यूज मत हो जाएगा। 2-3 पवार वंश के राजा रह सकते हैं मुगल शासक के एक शासनकाल के अंतर्गत। इनके राजगुरु थे शंकरदेव। इनकी शरण दी थी त्रिमल चंद को इन्होंने शरण दी थी श्याम शाह ने। गढ़वाल का तुगलक घमंडी राजा विलासी राजा के नाम से जाना था। सीधे फैक्ट याद करेंगे कि गढ़वाल का तुगलक घमंडी राजा और विलासी राजा के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम मानसा, जो आपको ऊपर देखा था, इनके पुत्र थे। मानसा के समय तिब्बत का राजा काकोआमोर था, जिसने मानसा ने अपने पहले सफल आक्रमण में हरा दिया था। मानसा की मृत्यु के पश्चात श्याम शाह को समय काकोआमोर श्याम शाह को कर देने से मना कर देता है, इसलिए श्याम शाह
भी काकमार पर हमला करता है तथा उसे बुरी तरह हरा देता है। काकमार का एक बहुत बड़ा सुंदर महल होता है, श्याम शाह उसे भी जलाता है। श्याम शाह एक शंकी राजा की तरह था, इसीलिए श्याम शाह को गढ़वाल का मोहब्बत तुगलक कहा था। क्यों कहा गया, ऊपर पढ़ा होगा आपने, क्योंकि शंकी भरी इसकी योजनाएं होती थी। पादरी 1664 में पादरी अंतोनिया अंदादे श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाह के शासनकाल में आने वाला पहला पादरी था। आपने फिंच को देखा, फिंच किसके काल, मानसा के काल में, वैसे अब अंद्रांद्रे श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाह के शासनकाल में आने वाला पहला था। दोस्तों थोड़ा बोलने में गलतियां हो सकती है, लिखने में कुछ गलतियां, तो लेकिन आपको सिर्फ फैक्ट और अपने आप को मौजूद बनाना है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना है। श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, किस शासक की मृत्यु नाव के डूबने से हुई थी, वो थे श्याम शाह। श्याम शाह की मौत के बाद उसकी 60 रानियों ने खुद को सती कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, किस शासक की पत्नियां ने अपने आप को खुद को सती कर दिया था उसकी मृत्यु पर, वो थे श्याम शाह। श्रीनगर में श्याम शाह ने श्याम शाही बागान बनाया। 100 से श्याम शाही, 100 से श्याम शाही अलग अलग, बट प्रोनाउंस एक ही है, तो याद रखना। अगले राजा हैं राजा महिपत। श्याम शाह के चाचा थे। रोटी सूची की शुरुआत, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसने की थी, राजा महिपति शाह ने। मोराराम ने इन्हें क्या कहा था, महाप्रचंड भुजदंड। अक्खड़ राजा मुगलों ने कहा था, क्योंकि ये मुगलों के दरबार में नहीं गए। इन्हें गर्भभंजन के नाम से जाना था, क्यों जाना था अभी आगे देखेंगे हम। पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का था रानी कर्णावती। तुलना दुर्गावती की गोलाकुंड से इनकी की जाती है, कर्णावती की। महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले पवार के शासक थे, तो याद रखिए 48 साल में शासक बने थे। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले पवार वंश के राजा कौन थे, तो महिपति शाह। महिपति शाह के समकालीन थे शाहजहां के। माधो सिंह भंडारी महिपति शाह के सेनापति थे। माधो सिंह भंडारी ने को गर्भभंजक, अब भंजक और भंजन दोनों है, गर्भभंजन पूछेगा तो महिपति शाह, और गर्भभंजक पूछेगा तो माधो सिंह भंडारी। 16वीं सदी का इंजीनियर मलेथा के पुल के निर्माण, किस पुल का निर्माण किया था, मलेथा पुल के निर्माण करते के कारण कहा जाता है, जिसने माधो सिंह भंडारी चंद्रभागा नदी से एक पहाड़ को काटकर मलेथा तक पानी ले आते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े इन्होंने संघर्ष किया। महिपति शाह आखिरी में कुछ ऐसे कार्य करता है, जैसे अपने सेनापति लोधी रिखोला को मरवाकर भरत मंदिर में भरत जी की आंखों को निकलवाना, हरिद्वार में नाग बाबाओं की हत्या करना, ऐसे बहुत से नकारात्मक कार्य करता है, जिससे उसको अपने आप से आत्मग्लानि होने लगती है। इसलिए वह चंद्रवंश के त्रिमल चंद, जिससे श्याम शाह द्वारा शासक बनाया गया था, उससे कहता है कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, मुझे तुमसे युद्ध करना है। इस तरह महिपति शाह एक ज़बरदस्त युद्ध में अपने आप को मरवा देता है। ये कौन सा युद्ध हुआ था, कोसी के युद्ध में महिपति शाह ने त्रिमल चंद के हाथों अपने आप को खुद को मरा दिया, क्योंकि इसने जो काम किए थे, बाबों की आँखें बाबों को मारना, गणेश मूर्ति की आँखें निकलवाना, ऐसे कर्म को देकर बाद में खुद से आत्मग्लानि हो गई और युद्ध में खुद ही मारा गया। महिपति शाह को गर्भवंश के नाम से जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगले राजा हैं पृथ्वी शाह, बहुत महत्वपूर्ण राजा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आयोग पूछता है। गढ़वाल की चित्रकला शुरुआत यहीं से होती है। द्वितीय राजधानी ने राजगढ़ को बनाया था। इनकी पत्नी का नाम था कटौची। पृथ्वी शाह महिपति शाह के पुत्र थे। पृथ्वी शाह, जहाँ की महिपति शाह, दोनों फैक्ट याद को, महिपति शाह जबकि सबसे बड़े उम्र यानी कि लगभग 48 साल में गद्दी में बैठे थे, वहीं पर इनके उल्टा इनका पुत्र सबसे छोटी साल की एज में गद्दी में बैठे, 11 साल की एज में गद्दी बैठा। पवार वंश के सबसे युवा शासक माने गए हैं। इनका संरक्षण इस आयु में पृथ्वी शाह की माँ व महिपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती ने कर रही थी। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में मुगल वंश के शाहजहाँ के द्वारा नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करते हुए देहरादून कालिसी तक पहुँचाए। महारानी कर्णावती ने इन्हें चारों ओर से घेर के इनकी नाक कटा दिए थे। इस बेइज्जती के कारण नवजात खान ने आत्महत्या कर ली। नाक इसलिए कि नाक कटी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है, महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी से जाना जाता है। यादव को नाक कटी किसकी संरक्षा थी, पृथ्वी शाह की संरक्षा थी। किसकी पत्नी थी, महिपति शाह की पत्नी थी। कनकपुर शहर की स्थापना महारानी कर्णावती के द्वारा की गई है। शहर का निर्माण भी महारानी कर्णावती की। देखो मौसी महारानी कर्णावती आ रहा है, और किसकी पत्नी, महिपति शाह की। मौसी महिपति शाह, महारानी कर्णावती, याद रखना। और किसकी संरक्षक, पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह कौन, पृथ्वी शाह, महारानी कर्णावती और महिपति शाह के पुत्र। कर्णपुर का कैनल रोड देहरादून कर्णावती ने बनाई। कर्णावती की तुलना गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की, ऊपर हमने फैक्ट पढ़ चुके हैं। दिल्ली में इस समय औरंगजेब द्वारा अपने पिता शाहजहाँ का अपने 3 भाइयों शाहगुना, दारा शिकोह व मुराद को बुरी तरह मार दिया। उसमें से दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह भागकर बाज बहादुर चंद के पास चले गया, और बाज बहादुर चंद ने इसे पृथ्वी फतेह के संरक्षण में भेज दिया। ऊपर देख दो कि दोस्ती शुरू हो रखी है, अभी कोई मनमुटाव नहीं है इधर कुमाऊं के चंद्रवंश और पवार वंश के बीच में। तो ये जो सुलेमान शिकोह वहाँ से भागकर आता है मुगल शासन से, तो यहाँ बाज बहादुर चंद के पास आता है। बाज बहादुर चंद कहता है कि आप पृथ्वी के पास जाइए, वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ताकतवर और
बलशाली हैं और उनको पास भी जीता है। औरंगजेब द्वारा पृथ्वी पर चारों ओर से आक्रमण किया जाता है, लेकिन पृथ्वी आक्रमण के विफल कर देता है। सुलेमान को बचाने की सफल में होता है और औरंगजेब चालाकी से पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह से कहता है कि आप हमारी सुलेमान सिखों को पकड़ने में मदद करें, आपको राजा बनाने में हम मदद करेंगे। इस प्रकार मेदिनी शाह सुलेमान शाह को पकड़कर औरंगजेब को देता है, जिससे औरंगजेब सुलेमान को बुरी तरह मार देता है। मेदिनी शाह अपने पिता पृथ्वी शाह के विद्रोह के कारण औरंगजेब के साथ आश्रय ले लेता है। तो जो उसका पुत्र था सुलेमान से पृथ्वी शाह के पास आपको पता है कि वहाँ उसको आश्रय देते, लेकिन जो कि मेदिनी शाह उसका पुत्र था, मेदिनी शाह चुपचाप से उससे मेदिनी शाह को पकड़ करके औरंगजेब देता है। औरंगजेब उसको बहुत बुरी तरह मार देता है और बाद में औरंगजेब से आश्रय देता है, लेकिन बाद में इस मेदिनी शाह को भी वो औरंगजेब मारता है, याद रखना। कुछ समय बाद पृथ्वी शाह गद्दी छोड़ दी और अपने पौत्र फतेह शाह, क्योंकि पुत्र को देते हैं, क्योंकि पुत्र को मार देता है औरंगजेब, नहीं देते हैं, तो कौन बचता है? पृथ्वीपति शाह ने 1664 से 1665 को संरक्षण दिया था। राजा फतेह शाह, जिन्हें प्रथम शाह भी कहीं प्रथम शाह भी कहा गया। संरक्षिका इनकी कटौची थी। संरक्षिका कौन थी? कटौची। और किसकी पत्नी? पृथ्वीपति शाह की। राजा फतेहपति शाह के 2 मंत्री शंकर दृढ़वाल और पुरियानेथानी थे। पुरियानेथानी को गढ़वाल का चाणक्य व गढ़वाल का फड़नवीस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का फड़नवीस कहा जाता है पुरियानेथानी को। अब इस पुरियानेथानी ने क्या कहा? देखो, इस समय में औरंगजेब पूरे भारत में जजिया कर लगाने का आदेश देता है, लेकिन पुरियानेथानी की चालाकी और औरंगजेब से हुई मुलाकात के कारण गढ़वाल पर जजिया कर नहीं लगता है। इतनी इंपॉर्टेंट, यानी कि उनको मनाने में, औरंगजेब को मनाने में सफल हो पाते हैं पुरियानेथानी, इसलिए इन्हें चाणक्य कहता है। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध चित्रकार इनके थे केहरदास और श्यामदास, इनके शासन में। अब इनकी राजा फतेह शाह के द्वारा लड़ी गई बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। दापा, तिब्बत के साथ युद्ध लड़ा इन्होंने। चंद राजाओं से युद्ध लड़ा, जिसमें बैजनाथ जीता इन्होंने। सिरमौर राज्य से युद्ध लड़ा, मेदिनी प्रकाश को पराजित किया इन्होंने। गुरु गोविंद के साथ युद्ध लड़ा, जिसे भंगाड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर पर आक्रमण किया इन्होंने, इनके द्वारा इंपॉर्टेंट। गुरु रामराय को इन्होंने 3 गांव दान दिए थे। इसमें फतेहपति शाह के राज में अकबर और चंद्रगुप्त विक्रांत की तरह दरबार में भी नवरत्न थे। रत्न कवि ने अपनी रचना फतेह प्रकाश फतेह भूषण में लिखा है कि फतेहपति शाह के समय राज्य में इतनी शांति और सुरक्षा थी कि घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। तथा रत्न कवि ने फतेह को हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर व उद्दंडों का दंड देने वाला बताया गया है। मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी में फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का शिवाजी किससे कहा जाता है? फतेहपति शाह को। फतेहपति के दरबारी चित्रकार मंगल राम थे, जो मोराराम के पिता भी थे। फतेहपति की रत्न कवि, अब इनकी कुछ रचनाएं। फतेह शाह किसने लिखी है? फतेह रत्न कवि ने। व्रत विचार सुखदेव मिश्रा ने। फतेह शाह यशोवर्मन रामचंद्र ने। रसराज ग्रंथ व्रत कौमुदी मतीराम द्वारा। फतेह शाह कर्ण जटाधर शंकर द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं उपेंद्र शाह। और उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस काल के कहा जाता है? तो अपने उत्तराखंड पवार वंश का स्वर्णकाल किस काल कहा जाता है? तो फतेहपति शाह के शासनकाल। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फतेहपति शाह के काल को ही उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है पता है आपको? कि लोग ताले तक लगा देते, बिल्कुल निश्चित रहते थे, शांति रहती थी पूरे ही शासन में उनके। उपेंद्र शाह, फतेहपति शाह के 2 पुत्र थे, उपेंद्र शाह और दिलीप शाह। अर्थात फतेहपति शाह की गद्दी उपेंद्र शाह बैठे, लेकिन 9 महीने राज करने पर दीपावली में इनकी मृत्यु हो गई। फिर दिलीप शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन जल्दी ही इनकी भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर पवार वंश का राजा दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने संभाला था। अब प्रदीप, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो प्रदीप शाह तक एंड इसलिए ये वीडियो की जा रही है क्योंकि प्रदीप शाह के बाद आपको इनके शासनकाल के सन भी, डेट भी याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर तो ये डेट बहुत कम पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रियरली बहुत इंपॉर्टेंट डेट पूछेगा, लेकिन यहाँ तो डेट पूछेगा नहीं। प्रदीप शाह के बाद आपके डेट भी बहुत सारे क्वेश्चन में आयोग ने पूछा है, तो इसलिए से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहीं तक आपने इस वीडियो को देखा, सुना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।